अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कनेक्टेड क्लास ऑफ केमिस्ट्री ग्रेड 10। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपके साथ मौजूद हूँ। आज का जो लेक्चर हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 7, उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। जो कल हमने पढ़ा था वो था पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट की प्रिपरेशन। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को हमने डिस्कस किया था। एक और इन्वायरमेंटल इशू जो है एक एसिड रेन, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन अब वो फॉर्मेटिव टॉपिक है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ये आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं एसिड रेन, उसको आप अच्छे तरीके से अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। जो अभी हमारा मेन टॉपिक है नंबर 1 पे हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस को स्टडी करेंगे और दूसरा जो है वो हैबस प्रोसेस है। तो इन दोनों की इम्पोर्टेंस क्या है, इसको हम क्यों स्टडी करते हैं और इससे हम कौन सी चीज़ बना सकते हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो पहला है दिस इज़ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो इसको हम लिखेंगे, पहला जो है कंटैक्ट प्रोसेस। पहले हम इसको स्टडी करते हैं कि कंटैक्ट प्रोसेस होता क्या है। तो बेसिकली कंटैक्ट प्रोसेस में हम प्रिपेयर करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 can be prepared at industrial level through this process, through contact process. ठीक है कि हम सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे प्रिपेयर करते हैं, थ्रू कंटैक्ट प्रोसेस। इसको हम कंटैक्ट क्यों कहते हैं, वाई कॉल्ड कंटैक्ट, वाई कॉल्ड कंटैक्ट। इस प्रोसेस को हम कंटैक्ट क्यों कहते हैं, इसकी रीज़न क्या होगी कि इसमें जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स आर टोटली इन contact with the catalyst, ठीक है। और यहाँ पे जो होमोजीनियस कैटलिस्ट यूज़ करते हैं कि जो उनकी स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, स्टेट्स ऑफ मैटर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट इज सेम। कैटलिस्ट इज सेम, ठीक है। इसकी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये होमोजीनियस कैटलिस्ट होगा, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज होमोजीनियस कैटलिस्ट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ होमोजीनियस कैटलिस्ट, होमोजीनियस कैटलिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट वो क्या होगी कि पहले हमने कहा कि भाई इससे हम क्या बना सकते हैं, इसको कंटैक्ट क्यों कहते हैं, और इसमें हमने होमोजीनियस कैटलिस्ट की बात की कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो भी किस स्टेट के अंदर होंगे, गैशियस स्टेट के अंदर। जो आपका कैटलिस्ट होगा वो भी गैशियस स्टेट के अंदर होगा। इसमें जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं उनको अगर हम लिख लेते हैं तो रॉ मटेरियल्स कैसे होंगे, रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो सबसे पहले है सल्फ़र गैस होगी, उसके बाद सल्फ़र सॉलिड स्टेट में होगा, उसके बाद ऑक्सीजन है, ठीक है। क्योंकि जब हम आगे सल्फ़र ट्राई से बनाते हैं तो सल्फ़र ट्राई इस कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर कांटेक्ट करता है, ठीक है। सबसे पहले हम सल्फ़र को सल्फ़र डाई में कन्वर्ट करेंगे गैसेस के अंदर। सल्फ़र से हम स्टार्ट लेंगे, ऑक्सीजन होगी, कुछ यहाँ पे क्या होगा, कैटलिस्ट होगा। कैटलिस्ट हम किसे कहेंगे, जो कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होगा, V2O5, ठीक है। और उसके लिए इसको हम कंडीशंस में भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ से जो चौथा पॉइंट है इसको अगर आप 1 कर लें तो वो ठीक रहेगा कि हम इसको किस में कन्वर्ट कर लें, 1 है। और 2 इसके लिए आप जो प्रेशर लेंगे वो कितना होगा, प्रेशर हम इसमें कितना यूज़ कर सकते हैं, 200 किलो पास्कल, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, 2 ATM के ऊपर ये काम करता है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है कि इसमें टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर बेसिकली यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो 450 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होगा,
ठीक है। तो यहाँ पे 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो मैंने बातें लिखी हैं यहाँ पे, जैसे कैटलिस्ट है और ये 3 पॉइंट्स, इनको हम क्या कह सकते हैं, दीज आर कंडीशन ऑफ द रिएक्शन। इसको आप क्या लिख सकते हैं, दीज आर कंडीशंस, कि इन कंडीशंस के बगैर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, कंडीशन ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। और दूसरा ये जो चीज़ें हैं, दीज आर रॉ मटेरियल, इसके बगैर ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा कि आप सल्फ़र से इस रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें आगे हम चलते हैं तो कुछ रिएक्शन के प्रोसेस की तरफ हम जा रहे हैं। आपको बोर्ड के ऊपर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इस रिएक्शन का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको हम देख लेते हैं। रिएक्शन कंडीशंस हो गई। अब हम जाते हैं ज़रा इसकी प्रिपरेशन की तरफ कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर हम जाएंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड जब बन जाता है तो क्या हम इसको कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसमें हम इस सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे इसकी प्रिपरेशन की तरफ। नेक्स्ट जो है स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस कंटेक्स्ट प्रोसेस, इसके अंदर जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 की तरफ जाते हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा कि बर्निंग ऑफ सल्फ़र, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली सल्फ़र की कंबस्टन हो रही है इन फर्नेस के अंदर हम इसको क्या करेंगे, बर्न करेंगे। फर्नेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर हम इसको बर्न करेंगे तो रिएक्शन कैसे होगा, बेसिकली यहाँ पे जो रिएक्शन होगा S+O2 गिव्स अस SO2। सल्फ़र से हम किस में जा रहे हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो अगली बात है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो गैस बन रही है कंटेन्स इम्प्योरिटीज़, इसके अंदर क्या हो सकती हैं, सम इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। वो इम्प्योरिटीज़ क्या हो सकती हैं, जैसे हम कहें भाई इसमें कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, कौन सी इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो सकते हैं। जो मैं यहाँ पे लिखूँगा सस्पेंडेड पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल कोई मैटर आ जाता है जो कि इस गैस के अंदर मौजूद होता है, डिज़ोल्व नहीं हो रहा या कोई सस्पेंड हुआ है। उसके साथ क्या हो सकता है कि कुछ वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ मौजूद हो सकती हैं, वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। और उसके बाद क्या हो सकता है कि अगर सस्पेंडेड पार्टिकल हैं या कोई इम्प्योर गैस हो सकती है या कोई ठीक है जो कि अदर देन सल्फ़र डाइऑक्साइड हो सकती है, कोई और गैसें इसके अंदर मौजूद हैं। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि बर्निंग ऑफ सल्फ़र हो गया इन द फर्नेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिससे हम सल्फ़र डाइऑक्साइड जब बनेगी तो क्या ये प्योर है या इम्प्योर है। तो इसको प्योर बनाने के लिए फिर हम क्या करेंगे, इसको हम जो फ़िल्टर है हमारा उससे पास करते जाएंगे। फ़िल्टर हमारा क्या होगा कि हमने क्या लगाना है, एक चैम्बर है जो इसको प्योरीफाई करेगा, ठीक है। उससे पहले आपने क्या करना है कि इसको एक कूलिंग पाइप से गुजारना है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ पास्ड थ्रू a pipe to cool down, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कूल डाउन करने के बाद देन इट इज़ पास थ्रू, जैसे हम इसको पॉइंट नंबर 2 दे रहे हैं कि इसको हमने ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पास करेंगे थ्रू फिल्टर चैम्बर फॉर प्योरीफिकेशन। उसके लिए यहाँ पे अगर आप देखें तो इस फिल्टर या प्योरीफिकेशन चैम्बर के अंदर क्या होगा, कोक एज अ फ़िल्टर। कोक
इज़ यूज्ड एज अ फिल्टर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोक इज़ यूज्ड एज अ फिल्टर टू रिमूव इम्प्योरिटीज़। ठीक है, उसके बाद हम इसको मज़ीद क्या कर सकते हैं, एक तो ये हो गया कि हम इसको क्या कर सकते हैं कि किसी फ़िल्टर से पास कर सकते हैं। दूसरा हम मज़ीद इसको क्या कर सकते हैं, डिस्टिल वाटर के साथ वॉश कर सकते हैं। देन इट इज़ वॉश्ड विद डिस्टिल वाटर टू remove water soluble impurities, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस था पॉइंट नंबर 2, पहला जो है पहला जो हमने पॉइंट लिखा, दिस इज़ प्रिपरेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड, कि इससे हम किस चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड की यहाँ पे प्रिपरेशन है। उसके बाद यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो इसकी प्यूरिफिकेशन का है कि पहले इसको हम कूल डाउन करते हैं, फिर इसको हम डिफरेंट फ़िल्टर से पास करते हैं। वहाँ पे हम कौन सा फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं, कोक एज अ फ़िल्टर यूज़ करेंगे। और उससे होगा क्या कि वो जो कोक होगा वो इसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो इनको एब्जॉर्ब करेगा और गैस को प्योर करने की कोशिश करेगा। अब जब ये पास होती है तो उसमें से क्या सारे के सारे वो पार्टिकल्स आउट हो जाते हैं या कुछ पार्टिकल्स रहते भी हैं। अगर वो पार्टिकल्स रह जाते हैं तो उसको हम दोबारा प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं, या कोई ऐसी इम्प्योरिटीज़ बच जाती हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं तो क्या हम इसके लिए कोई प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। तो उसको आपने कैसे करना है कि डिस्टिल वाटर के साथ वॉश करना है। अब जब गैस प्यूरिफाई हो जाती है तो इस सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को हम नेक्स्ट चैम्बर के अंदर भेजते हैं। अब क्या होगा कि कैटालिटिक चैम्बर थर्ड में आ जाते हैं। बुक पे जो पॉइंट्स हैं वो हर पॉइंट को अलग अलग लिखा हुआ है। कैटालिटिक चैम्बर तो मैंने ए बी कर दिया है। अब तीसरा पॉइंट जो है वो कैटालिटिक चैम्बर। कैटालिटिक चैम्बर के अंदर क्या होता है, ये जो प्यूरिफाइड गैस होगी इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको आप कन्वर्ट करेंगे कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कंडीशंस। जो शुरू में हमने लिखी थी वो सारी कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई होंगी। अब ये रिएक्शन कैसे होगा कि हमारे पास क्या था SO2, इसमें क्या हम ऐड करेंगे, ऑक्सीजन मज़ीद ऐड होगी। और क्या होगा, कंडीशंस यहाँ पे क्या क्या आएंगी उसको आप देख लें कि यहाँ पे कैटलिस्ट आएगा वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा और 450 डिग्री सेल्सियस जो यहाँ पे टेम्परेचर आएगा, ठीक है। उसके बाद जो कन्वर्जन होगी तो यहाँ से हमारे पास जो चीज़ ऑब्टेन होगी वो क्या होगा, SO3। इसको अगर आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 है, 2 लगा देंगे और इसके साथ भी आप 2 लगा देंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब हमारे पास SO3 गैस आ गई है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये एक मेजर प्रिकर्सर है जो कि कन्वर्ट होता है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। अब जो नेक्स्ट है, अगला प्रोसेस क्या होगा कि हम इसको डायरेक्टली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। अब हम इसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की जो शावर्स हैं वो इस गैस के ऊपर आएंगे तो यहाँ से एक सल्फ्यूरिक एसिड तो बनेगा, लेकिन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम पायरो सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ओलियम जनरेट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट नंबर 4 में क्या होगा कि reaction of sulfur trioxide with concentrated sulfuric acid, ठीक है। नेक्स्ट चैम्बर के अंदर जो इसकी कंसंट्रेशन होगी वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होगी। तो इसमें जो आप लिखेंगे कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, H2SO4 कंसनट्रेटेड, और ये रिएक्ट करेगा
SO3 के साथ। तो यहाँ से मैंने एक नाम लिया है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम क्या कहते हैं, ओलियम, H2S2O7। ठीक है, तो H2S2O7 इसका नाम क्या होगा, जब आप नाम लिखेंगे तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, या इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, ओलियम। ठीक है, उसके बाद इसी चैम्बर के अंदर एक तरह से हम वाटर को इनलेट करेंगे, साथ ही ऊपर से ये जो शावर्स आ रहे होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के आ रहे होते हैं, साथ ही नीचे एक साइड से हमने वाटर को इनलेट किया होता है। जब गैस और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो नीचे बैठते जाते हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड वो बनता है। अब इसकी हम डाइल्यूशन करते हैं इसी चैम्बर के अंदर। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या होगा, इस एसिड की डाइल्यूशन ऑफ पार्ट 5 है डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, या इसको हम क्या कह सकते हैं, रिएक्शन विद वाटर, डाइल्यूशन ऑफ पायरो सल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7 ओलियम है, इसको हम रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, H2S2O7 रिएक्टेड विद वाटर, तो यहाँ से क्या जनरेट होगा, H2SO4 जनरेट होगा। ठीक है, तो इसको अगर आप क्या कर देते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों साइडें बैलेंस्ड हो जाती हैं, तो H2S2O7 और साथ में वाटर मीन कि आप इसकी डाइल्यूशन कर रहे हैं, इसकी जो कंसनट्रेशन है उसको डिक्रीज़ कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे तो सल्फ्यूरिक एसिड तो बन जाता है। अब उसके बाद जो है हम क्या, जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड बनाया है H2SO4, ये जो लैब स्टैंडर्ड में हम यूज़ करते हैं वो 98% कंसनट्रेटेड होता है, और इसकी जो मोलरिटी होती है वो 18 मोलर होगा, मतलब कि इसके 18 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब होते हैं। तो इसमें हमने अभी ये सीखा कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है सबसे पहले वो बनेगा कैसे, कि कंटैक्ट प्रोसेस है। उसके बाद क्या होगा कि इसमें जो इसको कंटैक्ट प्रोसेस क्यों कहते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर जो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड है और जो डाई है, ट्राई है, वो गैशियस स्टेट में है, और जो आपका वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है वो भी क्या है, ऑक्साइड की फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में। तो होमोजीनियस मिक्सचर हम उसे कहते हैं, या होमोजीनियस कैटलिस्ट वो होता है जिसमें क्या होगा कि दोनों या तीनों रिएक्टेंट, सारे के सारे रिएक्टेंट यहाँ पे क्या हों, सेम स्टेट के अंदर हों। तो हम फर्नेस से जो सल्फ़र होता है उसको गैशियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, तो सारे आगे रिएक्टेंट्स जो होंगे वो गैशियस स्टेट में होंगे, और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड भी क्या होगा, गैशियस स्टेट के अंदर मौजूद होगा। तो उसके बाद हमने स्टेप्स लिखे, स्टेप्स क्या होंगे, सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गया, प्यूरिफिकेशन होगी, प्यूरिफिकेशन के बाद क्या होगा कि आप जो है वो सल्फ़र डाई को कन्वर्ट करते हैं रिवर्सिबली सल्फ़र ट्राई में, उसके लिए फ़िक्स कंडीशन है जो कि कैटालिटिक चैम्बर के अंदर होंगी। फिर सल्फ़र ट्राई को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो इससे ओलियम बनेगा, और लास्ट पे इसको हम डाइल्यूट करेंगे तो ये क्या बनेगा, इस मेथड से जो हम निकालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, उसकी मैंने आपके सामने जो कंसंट्रेशन है वो लिखी है। प्योर होगा उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 98%। अब ज़रा इसकी हम फ्लो शीट डायग्राम को देख लेते हैं। उससे पहले यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमने सल्फ्यूरिक एसिड तो बना लिया, लेकिन हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। एक तो ये मुख्तलिफ रिएक्शंस में एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद ये प्लास्टिक बनाने में भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये जो एक्सप्लोसिव होते हैं, धमाका हेज़ मवाद, उसमें भी ये यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई और चीज़ देखें तो डिफरेंट जो जैसे कुछ पॉलीमर्स हैं या प्लास्टिक है या इस तरह की चीज़ें, प्लास्टिक मैंने लिख दिया है, और कुछ चीज़ें आपकी बुक के अंदर भी डिफ़ाइन हैं कि जो फर्टिलाइज़र्स हैं उसमें भी ये यूज़ होता है। तो इस तरह अपने इसके यूजेस को भी याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आप इसके यूजेस बताएं तो वो भी आप साथ साथ देखेंगे। अब ज़रा आते हैं इसकी जो फ्लो शीट डायग्राम है, फ्लो शीट डायग्राम की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक कंटैक्ट प्रोसेस की डायग्राम मौजूद है। अब जो सारी बातें हमने डिस्कस की हैं, क्या ये यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा कि हमने कैसे ये प्रोसेस किया है।
जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो सबसे पहले यहाँ से जो मैंने कहा था कि स्टेप नंबर 1 जो होगा, हम ऑक्सीजन और सल्फ़र को बर्न करेंगे फर्नेस के अंदर, और यहाँ से कौन सी गैस जनरेट होगी, सल्फ़र डाइऑक्साइड। अब यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है, फिर ये क्या होगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड मज़ीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करती है, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कंडीशंस। ये चेंज नहीं होंगी। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है कैटलिस्ट, और टेम्परेचर और प्रेशर आप इसमें कितना डालेंगे, 2 atm एक्सर्ट करना है, इसको भी आप चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैसे होगा कि यहाँ से जो SO3 आ रही है यहाँ पे, ये SO3 और ऊपर से क्या आ रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, इससे हमारे पास पायरो सल्फ्यूरिक एसिड जनरेट होता है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, या इसको हम क्या कहते हैं, ओलियम, या इसको आप क्या कहेंगे, दिस इज़ ओलियम। अब इस ओलियम को हम डाइल्यूट करेंगे, जैसे ये ओलियम नीचे आ रहा है, इस साइड से वाटर आ रहा है। जब ओलियम और वाटर आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से प्योर सल्फ्यूरिक एसिड जो कि ख़ास कंसनट्रेशन का हमें रिक्वायर्ड होता है, उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और मार्केटेड करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ हम आते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हैवर्स प्रोसेस। कंटैक्ट प्रोसेस के बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, हैवर्स प्रोसेस। ये नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन मीन कि हम साइंटिस्ट के नेम से इसको स्टडी करते हैं, और इससे हम प्रिपेयर क्या करते हैं, अमोनिया गैस एट इंडस्ट्रियल लेवल, इंडस्ट्रियल लेवल, ठीक है। और ये रिएक्शन कैसे होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है कि आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अगर मिक्स करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम कंडीशंस, तो इससे क्या बनता है, अमोनिया गैस जनरेट होती है 2, और इसके साथ यहाँ पे आप क्या लगा देंगे 3। इसी तरह से इसकी भी कंडीशंस होती हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, आयरन या फिर मोलिब्डेनम यूज़ करेंगे, और इसका जो टेम्परेचर होता है 2 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस तक हम लेके जाते हैं, और इसके ऊपर आपने प्रेशर जो एग्जर्ट करना होता है वो कितना होगा, वो भी हमारे पास जो नेक्स्ट है 200 atm। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 200 atm यहाँ पे आप यूज़ करेंगे। तो ये इस रिएक्शन मैकेनिज़्म की रिएक्शन, डायरेक्ट रिएक्शन की कंडीशंस हैं। इसके साथ एक हम रूल भी पढ़ते हैं जो अभी हम डिस्कस भी करेंगे, उसको अगर हम लिखें तो वो कैसे होगा, ली शैटलियर प्रिंसिपल, ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। इसको अगर आप डिफ़ाइन करते हैं तो ये कैसे होगा, ली शैटलियर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, if stress is applied to the system at equilibrium, अगर आप किसी सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हो, वो क्या है, एट इक्विलिब्रियम में है, एट इक्विलिब्रियम, देन क्या होगा, देन द सिस्टम will be respond in such a way to minimize the stress, अब क्या है कि अगर आप ली शैटलियर प्रिंसिपल को स्टडी करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो इसका मतलब है कि वो सिस्टम आपको रिस्पॉन्ड देगा। रिस्पॉन्ड इस सेंस में कि वो इस स्ट्रेस को मिनिमाइज़ करे। ये स्ट्रेस क्या हो सकता है, आप क्या करते हैं, आप चेंज लाओगे। स्ट्रेस इज़
चेंज इन कंसंट्रेशन हो सकता है, आप कंसंट्रेशन को चेंज करोगे तो भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। उसके बाद चेंज इन वॉल्यूम, अगर आप वॉल्यूम के अंदर चेंज लाओगे तो भी आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। अगर आप क्या कर सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर, तो भी आपका सिस्टम डिस्टर्ब होगा। अगर आप क्या करोगे चेंज इन प्रेशर, ये भी स्ट्रेस है, तो भी आपका सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होगा और क्या होगा कि सिस्टम एस्टेब्लिश जो बना हुआ इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होगा और सिस्टम दोबारा से इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस अर्ली शैटलियर प्रिंसिपल। तो उसका मतलब है कि आपने जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो आपने इन चीज़ों को छेड़ना नहीं, अगर छेड़ेंगे तो आपका रिएक्शन मैकेनिज़्म या जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो हम ज़रा लिखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रॉ मटेरियल ऑफ दिस रिएक्शन। रॉ मटेरियल क्या होते हैं कि आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ से ऑब्टेन होती हैं। रॉ मटेरियल फॉर दिस रिएक्शन, रॉ मटेरियल फॉर हैवस प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें जो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन N2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर। इसको हम कहाँ से यूज़ कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर। और जो दूसरी है हाइड्रोजन गैस H2 फ्रॉम डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब हमने हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ने के बाद इस रिएक्शन में हम यूज़ डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोजन के और सोर्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे नेम रिएक्शन जब होता है तो उसमें आप कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया होता है उसकी अपनी कंडीशंस होती हैं, उस रिएक्शंस के अपना मैकेनिज़्म होता है, उसको आप चेंजेस में नहीं ला, चेंज करोगे तो वो फिर हैबस प्रोसेस नहीं होगा। जैसे आप किसी और मेथड के थ्रू अमोनिया गैस बना रहे हैं, अमोनिया गैस तो बन रही है लेकिन वो हैबस प्रोसेस नहीं होगा। अब उसके बाद जो इसमें रिएक्शन मैंने आपको बता दिया है, एक तो रॉ मटेरियल्स आ गए, उसके बाद जो है हम कंसंट्रेशन कितनी यूज़ करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये आपको कैसे पता चलेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी कि हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को किस रेशो में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर पिछली स्लाइड में आप आएँ तो इसमें मैंने एक इक्वेशन लिखी है, तो आप यहाँ पे देखें कि नाइट्रोजन के नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं, 1। तो आप इस रिएक्शन के लिए यूज़ करोगे 1:3 कि आप नाइट्रोजन का 1 मोल यूज़ करेंगे और हाइड्रोजन के कितने मोल्स यूज़ करेंगे, 3। तो इस रिएक्शन में 1:3 के साथ कंसंट्रेशन आएगी। उसके बाद जो रिएक्शन कंडीशंस हैं वो क्या होंगी, रिएक्शन कंडीशंस, इसमें रिएक्शन कंडीशंस क्या होगा कि नाइट्रोजन N2 एंड H2 आर रिएक्टेड अंडर iron or molybdenum catalyst, under pressure under 200 atm, और क्या हो जाएगा अंडर 200 to 450 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब रिएक्शन कंडीशन में पहले भी लिख चुका हूँ, तो जब आप ये रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, जैसे वो कहता है कि आप इसका मैकेनिज़्म लिखें, तो फिर स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि जब ये अमोनिया बन जाती है तो इसको हम कहाँ लेके जाएंगे, तो ये नेक्स्ट जो होगा, जैसे यहाँ पे आपका पॉइंट 1 आ गया, रॉ मटेरियल्स आ गए, पॉइंट नंबर 2 आ गया, पॉइंट नंबर 3 आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 4। इसमें क्या होगा कि जिसमें हम यूज़ करेंगे कूल चैम्बर ऑफ ब्राइन। एक चैम्बर है जिसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ब्राइन को यूज़ कर रहे हैं, और वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कम से कम होगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, रेफ्रिजरेटेड ब्राइन कह सकते हैं, या ऐसा चैम्बर जिसमें टेम्परेचर भी कम हो और
वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ब्राइन। ये क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटेड ब्राइन। और ब्राइन क्या होता है, कंसनट्रेटेड NaCl एक्वस। ठीक है, अगर हम एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं NaCl का और उसको इतना गाढ़ा कर देते हैं कि उसमें नंबर ऑफ़ जो NaCl है वो ज़्यादा हो जाएं और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कम होते जाएं, तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्राइन। अब होगा क्या कि इस ब्राइन को, अमोनिया गैस को हम कैसे, किससे पास करते हैं, NH3 इज़ पास थ्रू the refrigerated brine to convert liquid NH3। अब जो अमोनिया लिक्विफाई होती है वो कितने टेम्परेचर पे होगी, एट -33 डिग्री सेल्सियस, पॉइंट समथिंग हो सकता है। तो अमोनिया गैस को जब हम लिक्विफाई करेंगे तो उसके लिए हमें रेफ्रिजरेटेड ब्राइन के उसका जो सॉल्यूशन होगा उसको हम इतने टेम्परेचर तक कूल डाउन करें। जैसे वहाँ से अमोनिया गैस बनने के बाद इस चैम्बर में आ रही है तो अमोनिया के जो वेपर्स होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड अमोनिया गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे एट -33 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद होगा क्या, अब नेक्स्ट स्टेप में इसी के साथ आगे देखें तो कुछ गैसेस अनरिएक्टेड गैसेस रह जाती हैं, अनरिएक्टेड गैसेस। अब ये क्या होगा कि अनरिएक्टेड गैसेस आर रिसाइकल्ड, दोबारा से वो स्टेप नंबर 1 में चली जाएंगी। दीज गैसेस आर recycled and again used in step number 1, तो ये एक फ़ायदेमंद प्रोसेस भी है कि इसमें जो आपके कुछ गैसेस यूज़ नहीं होती उसको दोबारा आप क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं और स्टेप नंबर 1 में यूज़ हो सकती हैं, वो ज़ाया नहीं हो सकती। अब ये है कि यहाँ पे जो ली शैटलर प्रिंसिपल का क्या काम होता है। अब आपकी अमोनिया जो है वो फाइनलाइज हो चुकी है, आपने आगे जो है वो चैम्बर लगाए होंगे, सिलेंडर लगाए होंगे, तो आप अमोनिया वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। अब ली शैटलियर प्रिंसिपल क्या बताता है, ली शैटलियर प्रिंसिपल मैं डेफिनेशन शुरू में लिख चुका हूँ। अब क्या होगा कि इसके मुताबिक जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर लो एज़ पॉसिबल, जो हमने कितना यूज़ किया हुआ है, तकरीबन मैक्सिमम कितने तक जाता है, 450 डिग्री सेल्सियस, 200 से लेके 450 की रेंज में हम ये रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। इसको हम जितना कम कर सकते हैं उतना करेंगे। और उसके बाद जो प्रेशर है क्या हो जाएगा, प्रेशर कितना हम यूज़ कर सकते हैं, 200 ATM। इसके ऊपर प्रेशर आपने क्या किया है, ज़्यादा जब करेंगे तो अमोनिया के मालिक्यूल डिक्रीज़ होंगे और रिएक्शन जो है वो जल्दी से स्पीड अप होगा। सिस्टम के ऊपर आप एक ख़ास प्रेशर रखेंगे। उसके बाद तीसरा जो है वो कंटिन्यूअल रिमूवल ऑफ अमोनिया, कंटिन्यूअल रिमूवल ऑफ अमोनिया। अगर आप अमोनिया को आगे निकालते जाएंगे, उसके नंबर ऑफ़ मोल्स को कम करते जाएंगे, स्ट्रेस लगा रहे हैं प्रोडक्ट साइड पे, तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा जाएगा। तो ये जितनी सारी कंडीशंस मैंने लगाई हैं या हबर्स ने लगाई हैं, ये रिएक्शन को फेवर देती हैं कि वो किस साइड पे जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये प्रोसीड करता है और ज़्यादा से ज़्यादा इस केस में अमोनिया जनरेट होता है। ठीक है, तो इसको हमने स्टडी किया। अब ज़रा इस डायग्राम को देखते हैं और फिर बुक की तरफ आते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हमने अभी डिस्कस की हैं। तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है और अभी हमने जो डिस्कस किया है वो हैबस प्रोसेस है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो रॉ मटेरियल्स हैं वो हमने लिए, वो क्या क्या हैं, N2 और H2, वो हमने यहाँ से कंसिडर किए। और उसके बाद जो है आगे चलें तो कंप्रेसर, यहाँ पे कंप्रेसर मीन यहाँ पे हम प्रेशर जनरेट कर रहे हैं 200 ATM के ऊपर, इनको रिएक्ट करवा रहे हैं। अब गैसें बन गई हैं, गैसें कहाँ पे जा रही हैं, आयरन
यहाँ से हम किसको, ये जो डायरेक्ट गैसें आ रही हैं प्रेशर के तहत, और यहाँ पे आपका कैटलिस्ट है जो कि आयरन भी हो सकता है या मोलिब्डेनम हो सकता है। अब ये दोनों के ज़रिए असर क्या कर रही हैं, यहाँ से रिएक्ट करके आ रही हैं, और यहाँ से जब NH3 गैस बन रही है, यहाँ से आपका कैटलिस्ट भी जा रहा है। अब ये इसके साथ ये लगा हुआ है, इसके साथ जब ये रिएक्ट करती हैं तो यहाँ से NH3 गैस आएगी और आगे ही NH3 आ रही है। ये जो आपका पाइप लगा हुआ है इससे कूलेंट इन कर रहे हैं और आउट कर रहे हैं। ये कूलेंट कौन सा है कि NaCl कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा, और इसी तरह से एक साइड से आप ठंडा लिक्विड वाटर इन फॉर्म ऑफ ब्राइन इन करेंगे और दूसरी साइड से आउट करेंगे। यहाँ से जो वेपर्स आ रहे हैं वो इस कूलेंट के साथ रिएक्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड के अंदर। तो ये आपका जो सेटअप है जिससे आप इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर थ्रू हार्बर प्रोसेस अमोनिया गैस प्रिपेयर कर सकते हो। अब मैंने कहा है कि प्रेशर आपने कितना रखना है, 200 atm, ताकि सिस्टम के ऊपर प्रेशर रहेगा तो क्या होगा, मालिक्यूल्स जो हैं सारे के सारे किस इस साइड पे हम प्रेशर लगाएंगे तो मालिक्यूल्स किस साइड पे आते जाएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। टेम्परेचर आपने 200 टू टेम्परेचर जितना कम करेंगे उतना ही पॉसिबल होगा, और लास्ट पे अमोनिया को यहाँ से आउट करते जाएं ताकि सारे के सारे मालिक्यूल्स जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट साइड पे आते जाएं। अब हम आएंगे ज़रा बुक की तरफ, जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हमने एसिड रेन जो आपकी फॉर्मेटिव थी इसको छोड़ दिया है। नेक्स्ट जो है कांटेक्ट प्रोसेस, इसका रिएक्शन और ये कितनी एनर्जी को रिलीज़ करता है, 45.2 किलो कैलोरीज, मतलब कि सल्फ़र डाई से जब ट्राई में जाएंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा, 52.2। अब इसमें कंसंट्रेशन, कंट्रोल अमाउंट ऑफ एयर पास्ट, टेम्परेचर of reaction should be kept at 450 degree Celsius, pressure usually 200 kilopascal 2 atm। कैटलिस्ट हम कौन सा यूज़ करेंगे, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये सल्फ़र डाइऑक्साइड में जाएगा, प्यूरिफिकेशन होगी, फिर लास्ट पे कैटालिटिक चैम्बर के अंदर ये सल्फ़र डाई ट्राइम में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको जो SO3 है, कूल्ड एंड पास थ्रू एंड एब्जॉर्प्शन टावर, स्टीम, वाटर एंड डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, कुछ इसकी डिस्टिलेशन करने के बाद हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रन इनटू द टावर एंड oleum आर फ्यूजिंग, O2 इज़ obtained and stored in the oleum tower। The oleum tower is made up of brick-lined steel packed with quartz and fed with 98% sulfuric acid। तो ये यहाँ पे आपका जो डायग्राम है और यहाँ से आपकी जो चीज़ें बन रही हैं। एक चीज़ मैं आपके साथ करना चाहूँगा, जो हमने बनाया था सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे जो आप कंसनट्रेटेड यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, डाइल्यूट फॉर्म के अंदर इसको यूज़ करेंगे, H2S2O7 बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम जो दोबारा आते हैं, नीचे चले जाते हैं, हैबस प्रोसेस हमने स्टार्ट किया कि इससे हम बना क्या सकते हैं, अमोनिया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होगा, -33 डिग्री सेल्सियस। इट कैन बी सॉलिडिफाइड एज वाइट ice crystals। Most of the commercial ammonia prepared by fixing atmospheric nitrogen, कि हम जो रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होगा, और हाइड्रोजन हम कहाँ से यूज़ करेंगे, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब कंसंट्रेशन क्या होगा, 1:3 के साथ। कैटालिटिक चैम्बर में जो कंडीशंस हैं वो आपने बतानी है, रेफ्रिजरेटेड ब्राइन के बारे में बताना है, और लास्ट पे जो कन्वर्जन होने के बाद आखिर पे लीच हैडलियर प्रिंसिपल का यहाँ पे क्या रोल होगा। हाई प्रेशर ड्यू टू द डिक्रीज इन द वॉल्यूम, टेम्परेचर मस्ट बी केप्ट लो एज पॉसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होगा, 450। ये था आज का हर्बस प्रोसेस और कंटेक्ट प्रोसेस। कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप ऐड कर सकते हैं, और साथ साथ हमारा जो FT कनेक्टेड क्लासरूम का व्हाट्सएप चैनल है उसको भी आप देखते जाएं और वहाँ पे भी अपनी प्रेजेंस को शो करें। कल इंशाल्लाह ऑक्साइड को स्टार्ट करेंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस साहब से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।